मुझे पता था, मुझे डाउट था कि इन लोगों का लिंक्स कुछ बीजेपी से है। आपका कहने का मतलब है ये 100% ऑलरेडी 100% बीजेपी से है, क्योंकि यहाँ का देखिए ना, इलेक्शन से पहले आना और अब्बास ऐसे लोगों को खोजना जहाँ इनको पास 6 साल टाइम था, वो कभी भी आके यहाँ पे हम लोगों से मिल सकते थे। अब्बास सिद्दीकी ने भी समझ लिया है कि बीजेपी के लोग हैं। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब्बास सिद्दीकी को उतना पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, नए हैं, और एक बार ऐसा हेवी वेट लीडर उनके घर पे चला जाए और उनका जो टीआरपी वो रात दुगुनी चौगुनी तरक्की हो गई उनको, तो वो मेरे ख्याल से उनको समझ में भी नहीं कि वो कैसे उसको टैकल करें। और इसमें वो लालची, देखिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन इन लोगों का आदत है दूसरों से पैसा लेना। किन लोगों का? ये जो पीर साहब टाइप के जो लोग हैं, जो अपने को पीर ज्यादा बोलते हैं, वो पीर वाला कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन आप जाइए अगर फुरफुरा में, तो हर पीर का एक दुकान वहां पे लगा हुआ है। आप देखिए सब ये बेचते हैं ताबीज। कुरान को बेचना एक जुर्म है। कुरान शरीफ बेचने के लिए नहीं आई कि मैं भारत माता की जय क्यों नहीं बोलूंगा। और उन्होंने इस बात को 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन से पहले कहा था कि कोई मेरा गर्दन पे छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक तो उनसे किसने कहा था कि आप इसको आइए सामने, 16 में आपने क्यों नहीं कहा ये बात, 17 में क्यों नहीं कहा, 18 में क्यों नहीं कहा? आप पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले, उनका भाई भी 2014 का पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले, कि आधे घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम लोग हिंदुओं को देख लेंगे। पढ़े लिखे लोग, जो समझदार किस्म के लोग वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा डायलॉग बोला, लेकिन अगर उसको आप एनालिसिस कीजिए तो उनको ये बोलने की क्या जरूरत थी? उनके पास क्या एटम बम है? उनके पास क्या है? F-16 प्लेन रखे हैं कि वो हैदराबाद से उड़कर आधे घंटे में पूरा देश के हिंदुओं को खत्म कर देंगे। एमआईएम के बड़े चेहरों में से एक जमीरुल हसन ने एमआईएम से अपना नाता तोड़ लिया है। हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। जी हां, एमआईएम के खासम खास और एमआईएम के पश्चिम बंगाल का बड़ा चेहरा जमीरुल हसन ने एमआईएम से अपना किनारा कर लिया है और एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। उन्होंने कहा कि एमआईएम बंगाल चुनाव में मुसलमानों का वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जमीरुल साहब, आपने एमआईएम पार्टी को क्यों छोड़ दिया? इतने दिनों से आप पार्टी में थे। देखिए, हमने ये पार्टी ज्वाइन किया था 2014 में, और ये सोच के हमने ज्वाइन किया था कि ये एक अच्छे लीडर हैं, पार्लियामेंट में अच्छा स्पीच देते हैं और मुस्लिम कास्ट के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और हम उस टाइम यूडीएफ में थे, यूडीएफ के हम वर्किंग प्रेसिडेंट थे, तो हमने पूरी अपनी टीम को लेकर एमआईएम में हम शामिल हुए और हम अपने ढंग से हमने काम किया। आपको याद होगा कि हमने इसको इस तरह से प्रोग्राम किया कि हम 23 डिस्ट्रिक्ट में से 20 डिस्ट्रिक्ट में हमने हर करीब 222 से लेकर 230 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 3 से 5 हज़ार वर्कर उसके अंदर हुए। हमेशा देखिए, बंगाल का जो पॉलिटिक्स है वो टोटली डिफरेंट है दूसरे स्टेट से। यहाँ की जो पॉलिटिक्स है बहुत ही वायलेंट है और यहाँ केडर बेस होना चाहिए। करीब 4 साल से मैं लगातार इस कोशिश में हूँ कि उनसे मैं कहा कि यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव हो, लोगों को जेन्युइन मेंबरशिप दिया जाए, कार्ड उनको दिया जाए और यहाँ पे ये कमेटी बने, लेकिन हर दफ़ा वो इस बात को टाल गए। और लेकिन हम लोगों ने काम अपना जारी रखा, क्योंकि हम उम्मीद पर कि चलिए आज नहीं तो कल, अभी इसमें देर है इलेक्शन में, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी तक हम लोग रेडी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी को हेल्प होगा। हमने कहा ठीक है, हम नहीं, कोई भी जगह हमने कैंडिडेट यहाँ नहीं दिया। इसके बाद हमारे बहुत से साथी वो जेल गए, तो मैं भी जेल में था। और कारण ये था कि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कोई भी मुख्यमंत्री कहीं का भी स्टेट का जहाँ एमआईएम गई, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे खुद बिहार हो, कोई डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर एमआईएम के खिलाफ मोर्चा नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी जो इतनी स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ही एमआईएम के खिलाफ खुद ही मोर्चा लिया। जो बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो आईपीएस ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन
दे रही है कि एमआईएम कोई मीटिंग नहीं कर सके, और स्टेज पर खुद भी उन्होंने कहा। तो और यहाँ तक कि ममता ने कहा कि वहाँ से बस्ता बस्ता भर के आता है पैसा, लेकिन मैं आपको बता दूँ हमने आज तक एक पैसा हैदराबाद से नहीं लिया। यहाँ के वर्करों ने, मैंने खुद अपने जेब से पूरा खर्च किया। लेकिन देखा ये गया कि हम लोगों ने जितना मेहनत किया, जेल गए, कष्ट उठाया, एक दिन अचानक कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ में पॉलिटिकली फेल हैं, एमआईएम के बाहर, जो मुस्लिम लीग के 20 साल से प्रेसिडेंट रहे, लेकिन एक पंचायत भी नहीं उन लोगों ने जीत के दिखाया। वो लोग जाकर उनको ये करके आपका ये जो पीरजादा साहब है अब्बास भाई, उनके बिहाफ में जाके वहाँ पे उन लोगों ने उनके कान भरे। और उनको चाहिए था कि जो भी फैसला करे बंगाल के बारे में, कम से कम मुझको तो जानकारी उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि उनके हिसाब से मैं 1.5 साल से 2 साल से बंगाल का चार्ज में था, बंगाल का मैं प्रेसिडेंट था, ये उनका वेबसाइट बोलता है। और जो भी लोग यहाँ जाते थे वहाँ पर हैदराबाद, सबको वो मेरे पास ही भेजते थे। प्लस वो ऑडियो जिसको मैंने रिलीज़ किया, मैं नहीं चाहता था कि उसको मैं ले आऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे पार्टी से ये कह कर निकाला कि मैंने झूठ बोला है कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था। तो उस पर मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे गलत मैसेज दिया, मुझे उल्टा सीधा कहा, तो मजबूरन मैंने वो ऑडियो मैं GTV के हवाले किया। आपने खुद किया था? मैंने खुद दिया था। हाँ। कि देखिए, एक तरफ वो ट्वीट करते हैं कि ज़मीरुल हसन साहब एमआईएम के कुछ भी नहीं है, कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं, और खुद उस ऑडियो में खुद वो पर्सनली बोल रहे हैं कि मैंने आपको 1.5 साल से चार्ज दे के रखा है बंगाल का। और उनका आप वेबसाइट भी जाके देखेंगे पार्टी का, अभी 1 हफ्ता से मेरा नाम वहाँ से हटा दिया गया है, और उसका लिंक में जाएंगे तो उसमें वही रहेगा जो ट्विटर में उन्होंने मैसेज दिया, फेसबुक में जो मैसेज दिया, वो मैसेज वहाँ दिखा रहा है कि ज़मीरुल हसन अभी पार्टी के कोई नहीं है, इसके माने मेरा नाम वहाँ था। तो ऐसी जिनका 2 चेहरा हो, ऑडियो में उनका बातचीत करने का जो तरीका, अरे हमने कोई नौकरी थोड़ी करके रखी थी, हमने कौम के लिए ये पार्टी हमने ज्वाइन किया था। मुझे पता था, मुझे डाउट था कि इन लोगों का लिंक्स कुछ बीजेपी से है। आपका कहने का मतलब है ये 100% ऑलरेडी 100% बीजेपी से है। क्योंकि यहाँ का देखिए ना, इलेक्शन से पहले आना और अब्बास ऐसे लोगों को खोजना जहाँ इनको पास 6 साल टाइम था, वो कभी भी आके यहाँ पे हम लोगों से मिल सकते थे। अब्बास सिद्दीकी ने भी समझ लिया है कि वो बीजेपी के लोग हैं। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब्बास सिद्दीकी को उतना पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, नए हैं, और एक बैक ऐसा हेवी वेट लीडर उनके घर पे चला जाए और उनका जो TRP वो रात 2-4 तरक्की हो गई उनको, तो वो मेरे ख्याल से उनको समझ में भी नहीं कि वो कैसे उसको टैकल करें। और इसमें वो लालची, देखिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन इन लोगों का आदत है दूसरों से पैसा लेना। किन लोगों का? ये जो पीर साहब टाइप के जो लोग हैं, जो अपने को पीरजादा बोलते हैं, वो पीर वाला कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन आप जाइए अगर फुरफुरा में, तो हर पीर का एक दुकान वहाँ पे लगा हुआ है। आप देखिए, सब ये बेचते हैं ताबीज़। कुरान को बेचना एक जुर्म है, कुरान शरीफ बेचने के लिए नहीं आई है। उनका अकीदा है, वो तो उनका अकीदा है। भाई अकीदा है, लेकिन उनके अकीदा के मानने वाले कितने हैं? वो कहते हैं कि जो देवबंदी है वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो कहते हैं जो बरेलवी है वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जो अहले हदीस है वो नहीं जाएंगे, जो शिया हजरात है वो नहीं जाएंगे। तो वो है कितने? 95% तो यही लोग हैं। और जो पार्टी, सुनिए, नहीं मसला क्यों नहीं है, क्योंकि उनका बहुत सा ऑडियो आया है, वीडियो है, जो आप खुद उसको देख लीजिए, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं नूर से हूँ पैदा। नौज़बिल्ला, वो कोई प्रॉफिट नहीं है, कॉमन मैन है। और उन्होंने देखिए, एक शरीफ आदमी, एक असद साहब जैसा आदमी, उनके असदुद्दीन अवैसी को कहा जाता है कौम के रहनुमा है। तो क्या आपको कितना लगता है कि कौम के रहनुमा? आप देखिए, मैंने उसमें एक और बात ये कही थी कि मैं भारत माता की जय क्यों नहीं बोलूँगा, और उन्होंने इस बात को 2019 का पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले कहा था कि कोई मेरा गर्दन पे छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। एक तो उनसे किसने कहा था कि आप इसको आइए सामने, 16 में आपने क्यों नहीं कहा ये बात, 17 में क्यों नहीं कहा, 18 में क्यों नहीं कहा? आप पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले, उनका भाई भी 2014 का पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले
कि आधे घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम लोग हिंदुओं को देख लेंगे। पढ़े लिखे लोग, जो समझदार किस्म के लोग वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा डायलॉग बोला, लेकिन अगर उसको आप एनालिसिस कीजिए तो उनको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? उनके पास क्या एटम बम है? उनके पास क्या है? F-16 प्लेन रखे हैं कि वो हैदराबाद से उड़कर आधे घंटे में पूरा देश के हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। उनका तोड़ने का मकसद ये था कि जो शरीफ हिंदू जो बीजेपी में वोट देना चाहते हैं, ये डायलॉग उनका सुनकर वो ये सोचे कि मुसलमानों को ज़रा सा टाइट करना है, वो भी बीजेपी को वोट देंगे। तो इसके लिए फ्री में तो नहीं है सर्विस, कुछ तो पैसा लिए होंगे। और ये जो बताया भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, किसने कहा था कि आप उसको प्रेस में आके बताइए? 2019 का इलेक्शन से पहले ये बात आपने क्यों कही? अरे मैं बोलता हूँ कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे एक मुसलमान को उसकी माँ 9 महीना पेट में रखती है, और मुसलमान का अकीदा है कि मरने के बाद ये ज़मीन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उसको पेश करेगी। इसी ज़मीन से मुसलमान उठेंगे, उनका हिसाब किताब होगा। तो जो हमको हज़ारों साल तक रखेगी अपने पास गोद में, तो उसका जिंदाबाद और जय बोलने में क्या नुकसान है? आपको क्या लगता है MIM बंगाल से इलेक्शन लड़ेगी? क्योंकि इलेक्शन एकदम करीब है। देखिए, इन लोगों ने वही प्लानिंग किया, इलेक्शन से पहले आए, लेकिन इनकी मार्केट अभी हो गई है यहाँ पे ख़त्म। मैंने छोड़ दिया मैंने एक हफ्ता पहले छोड़ दी है पार्टी, और मेरे साथ जो भी हमारे जो वर्कर थे, इससे पहले पासा जी भी TMC में ज्वाइन हुए, क्या अभी उनके पास कोई लीडर नहीं है जो उसको वो असेंबली में खड़ा कर सके। कैंडिडेट उनके पास नहीं है। पासा भी आपके पार्टी में थे, वो भी तो चले गए हैं। देखिए, बता तो रहा हूँ कि ये अनवर पासा को मैं दोष नहीं दूंगा कि वो तृणमूल में गया, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। 2 महीना उसको लॉकअप में रखा गया। अब कोई इंसान को 2 महीना लॉकअप में रखते हैं तो वो तो मेंटली टूट जाता है। लॉकअप में कैसे लोग रहते हैं। जेल उससे बहुत अच्छा है। मैं भी 1 हफ्ता लॉकअप में रहा हूँ, मैं देखा हूँ लॉकअप में किन लोगों के साथ में रहा। लेकिन आप देखिए, इन लोगों के अंदर जो हैदराबाद के जो बड़े लीडर और कौम के जो रहनुमा हैं, इतना भी कटसी नहीं हुआ कि एक बार अनवर पासा के लिए और मेरे लिए प्रेस में आके बोलते कि ममता ने जुल्म किया। हम लोग नाहक जेल में गए थे ना, पार्टी के लिए गए थे, कोई क्राइम नहीं किया था। लेकिन आप देखिए, कभी वो मीडिया में जो रोज आते हैं, उन्होंने एक बार भी हम लोग का नाम लेकर प्रेस में नहीं गए। तो इसको ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं? ये कौम के रहनुमा नहीं है, इनका दिल स्याह हो चुका है, काला। बीजेपी का पैसा खाते खाते ये उनकी दाढ़ी टोपी में मत जाइए, स्पीच में मत जाइए, अंदर से दिल उनका स्याह है। मैं कहूँगा कि मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को, कि इनसे वो होशियार रहे। तो आप TMC पार्टी में ज्वाइन हुए या कोई नहीं, मैं कोई अभी पार्टी में ज्वाइन नहीं हूँ। अभी मैं अपने लोगों से मशवरा कर रहा हूँ, और अभी 2-4 दिन होगा। इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, और उसी दिन इसको रिवील करूँगा, लोगों के सामने आएगी बात।